हाय एवरीवन, पाथफाइंडर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल पाइप था जिसको कट करके हाफ सिलेंडर बनाया गया। एक आप सिलिंड्रिकल सेल मान सकते हैं जिसको मिडिल से काट कर एक हाफ सिलेंडर बनाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। उसका लेंथ L दिया हुआ है, उसका रेडियस R दिया हुआ है और ये भी बताया कि L इज़ मच ग्रेटर देन R, सो दैट यू कैन एज्यूम दैट दिस इज़ मेड फ्रॉम ए लॉन्ग सिलेंडर। इसको लॉन्ग हाफ सिलेंडर मैं कह सकता हूँ। इसका जो रेक्टेंगुलर बेस है, यहाँ पर एक डायलेक्ट्रिक प्लेट को फिट कर दिया गया है, यानी उस प्लेट का जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली इस रेक्टेंगुलर बेस के एरिया के बराबर है। दैट मीन उसका लेंथ L है और उसका जो विड्थ है वो 2R है। डायलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर चार्ज Q दिया हुआ है और जो हमारा ये सिलिंड्रिकल सरफेस है, जो हाफ सिलेंडर का सरफेस है, उसके ऊपर Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल कर दिया गया है और यहाँ पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सो वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड द हाफ सिलेंडर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमें क्या है कि या तो इस सिलेंडर के वजह से इस प्लेट के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आइडिया होना चाहिए, या नहीं तो इस प्लेट के वजह से सिलेंडर में जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इट विल बी ईजियर टू एनालाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस हाफ सिलिंड्रिकल सेल एट द पॉइंट वेयर प्लेट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। हम सोच लेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ से शायद हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए टू कैलकुलेट द फोर्स। तो ऐसे समझो, अगर ये कंप्लीट सिलिंड्रिकल सेल होता तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसके सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। इससे हमें एक चीज़ पता चला कि हाफ सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं भी, चाहे सेंटर पे लूँ, सेंटर पे आप बोलोगे कि अच्छा ऐसा है, मैंने इसका ये क्रॉस सेक्शन बनाया, इसका टॉप व्यू बनाया यहाँ पर, तो सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नो डाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाफ सिलेंडर। ये डॉटेड मतलब मैंने बनाया है जस्ट टू इमेजिन दैट सपोज इट इज़ लाइक अ कंप्लीट स्फेरिकल सेल। मैं हाफ के वजह से ही निकालूंगा, ये मैंने ड्रॉ किया है टू एनालाइज समथिंग। तो इस हाफ सेल के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप सोच सकते हो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सपोज यू हैव नो आइडिया। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर वाले की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फिर नीचे वाले की वजह से उसी आइडिया से अगर यहाँ पे भी हम शेल ले आए, हाफ शेल, तो इसके वजह से इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनका रिजल्टेंट तो 0 नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर इसके वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लूँ कि नहीं इधर नहीं है, इधर है, तो हम फिर से कह सकते हैं कि इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है फिर से इधर आ जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि दो हाफ शेल को मिलाकर अगर कंप्लीट शेल बना देते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द प्लेन, यानी इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल। तो ठीक है, अगर मैं ये कह सकता हूँ कि इस हाफ शेल के वजह से, ये जो हमारा हाफ शेल है, इसके वजह से इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेट है। मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ DA, जो DA वेक्टर ऑब्वियसली इसी के डायरेक्शन में ले लेते हैं क्योंकि एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा DA। किसका चार्ज भाई? प्लेट का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इस हाफ सिलेंड्रिकल शेल का। तो चार्ज पे फोर्स हो जाएगा, चार्ज इतना हो गया सिग्मा DA और इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस DA एरिया, चार्ज ऑन दिस विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट इन DA एरिया ऑफ द प्लेट। ऐसे ही हर जगह पे होगा। तो इनफैक्ट इसी का इंटीग्रेशन हमें नेट फोर्स ऑन द प्लेट देगा। समझ गए? अब ये हमें निकालना है। तो सिग्मा तो प्लेट का यूनिफॉर्म है, तो सिग्मा बाहर कर दीजिए, EDA को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब देखिए ये जो E है और ये DA है वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो उसको EDA लिखूँ या E.DA लिखूँ, कोई अंतर नहीं है।
तो ये ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन हमें बता रहा है अबाउट द फ्लक्स थ्रू दिस रीजन, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बिकॉज ऑफ दिस हाफ सिलेंडर। तो अब हमारा पूरा ध्यान है कि मैं इस हाफ सिलेंडर की वजह से इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकाल लूँ। और फ्लक्स निकालने के लिए ये एक बहुत बढ़िया सा अप्रोच है जिसे हम देख सकते हैं। हमने क्या किया, कहीं पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल से किसी थीटा पे जाके डी थीटा घूम गए और ये एक स्ट्रिप ले लिया। इसको हम एक लाइन चार्ज मान सकते हैं। इस लाइन चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास करेगा ये हमें निकालना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको इधर से देखें। तो अगर आप इसको इधर से देखेंगे, इसी हाफ सिलेंड्रिकल शेल को, तो एक सेकेंड, तो यू विल नोटिस कि कोई भी जो लाइन है, जैसे यहाँ पे लाइन को तो एक डॉट से ही दिखाना पड़ेगा या इससे दिखाना पड़ेगा, वो लाइन जो इस प्लेन में एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर डायमीटर के दोनों एंड से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज होता है और लाइन चार्ज के वजह से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं यहाँ एक सिलेंडर बना दूँ तो इस सिलेंडर के सिर्फ कर्व्ड सरफेस से ही फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि फ्लैट सरफेस के फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वहाँ से कोई फ्लक्स नहीं है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू इनसाइड। अगर मान लीजिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका लेंथ एल है, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन, क्यू इनसाइड होगा लैम्डा इनटू एल, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू इनसाइड दैट इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है ये 2 पाई रेडियन में है। तो अगर मुझे इसके किसी पोर्शन से निकालना है तो हम ये देख लेंगे कि वो कर्व्ड पोर्शन इस लाइन पे कितना प्लेन एंगल सबटेंड कर रहा है। जितना प्लेन एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसी हिसाब से उसके थ्रू फ्लक्स लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए ये हमारा लाइन चार्ज है और मैंने सोचा कि 2 पाई रेडियन में टोटल इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो यूनिट रेडियन से फ्लक्स निकल रहा होगा 1/2 पाई लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी थीटा रेडियन से जो फ्लक्स निकल रहा होगा उसके लिए यहाँ थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए, इस लाइन को ये इस प्लेन में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यानी इस लाइन से निकलने वाले जितने भी फील्ड लाइंस हैं उसका 1/4 हिस्सा इधर से जा रहा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, दैट इज़ 1/4 ऑफ 360। तो अगर इस पे मैं बोलूँ चार्ज है, टोटल चार्ज ही लिख देता हूँ DQ, तो इस DQ के वजह से इसको मैं मिटा देता हूँ। जस्ट मैंने समझाने के लिए बोला, आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी लाइन चार्ज की वजह से अगर हम फील्ड लाइन देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन 2 पाई रेडियंस। तो अगर L लेंथ का रॉड है, अगर L लेंथ रॉड का इसके अंदर है, तो जो फ्लक्स है 2 पाई रेडियन से दैट विल बी लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी थीटा रेडियन में कितना फील्ड लाइन निकल रहा होगा L लेंथ से, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा बाई 2 पाई। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब पाथफाइंडर सॉल्व करने का हिम्मत रखते हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको मैं बता दूँ। सो नाउ थिंक ऑफ दिस। तो ये हमें समझ आ गया कि ये जो लाइन है, इस लाइन से 2 पाई रेडियन में फ्लक्स निकल रहा होगा DQ बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो लाइन है उसका इस प्लेन में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, विच इज़ 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो इस DQ के वजह से जो फ्लक्स थ्रू द प्लेन होगा, फ्लक्स थ्रू प्लेन ड्यू टू DQ, कौन सा प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, बेस का जो प्लेन है, फ्लक्स थ्रू प्लेन ड्यू टू DQ विल बी 1/4 DQ बाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 ही इधर से जाएगा। और ऐसा किसी भी लाइन चार्ज के लिए हो जाएगा। कोई भी लाइन चार्ज लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब फाई नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस
तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज क्यू, ये नेट फ्लक्स आ गया। और हमें पता है फोर्स इज सिग्मा इंटू EDA, यानी सिग्मा इंटू फ्लक्स ड्यू टू दिस हाफ सिलेंडर थ्रू दिस प्लेन, और सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट। उसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, टोटल चार्जेस पे Q था, उसका एरिया होगा 2R इंटू L, ये लेंथ 2R होगा ना, 2R और ये L, Q अपॉन 2RL, and the flux that we have already calculated is 1/4 epsilon naught into Q naught. So finally we can write the force as Q by 2RL, and flux we can write as 1/4 epsilon naught into Q. So you can simplify and you can place them in a beautiful way like this: QQ 8R epsilon naught L. So this is the force between the half cylindrical shell and a dielectric plate covering its rectangular base. तो इसमें हमें क्या क्या समझ आया, कई सारी बातें हैं हम यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे कि हाफ सिलेंडर के वजह से इसका जो ये प्लेन है, उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन होगा। और हाफ सिलेंडर के वजह से इसी के बेस से फ्लक्स कितना है वो भी हमने निकाला, एंड फिर हमने फोर्स भी इवेलुएट किया। तो फोर्स इज विच ऑप्शन इज मैचिंग, 8RL एप्सिलॉन नॉट, इसी में ऑप्शन डी में। सो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया क्योंकि मैं पहले से नहीं जानता हूँ कि किसको क्या पता है क्या नहीं पता है, तो जितना मुझे लगा ज़रूरत मैंने समझा दिया है। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन you can comment me. Thanks for watching. Wait for next video.